नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सहन आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और हम पढ़ते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल थ्योरी थ्योरी के अंदर हमने जैसे बहुत अच्छे से इसको कवर करने की सोची है। पीछे हमने इसको कवर भी किया है। अगर आप नए हो इस चैनल को तो इस चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि आपका लाइनमैन जीएसओ जेई एएलएम वगैरह का लगना आपका सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि उसमें 70% थ्योरी आनी है। अगर थ्योरी को आप कंप्लीट करते हो तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी आपको यहाँ पर निःशुल्क करवाई जाएगी, उसके साथ आपके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा बढ़िया से आप वीडियो देखना, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप सारी वीडियो को कवर कर सकते हो। नंबर डाल के वो बनाया हुआ है, यानी सारी चीज़ें एक से दूसरे से जुड़ी हुई है तो वो पीडीएफ पढ़ने भी जरूरी है। अगर वो पढ़ते हो आप तो आपका सिलेक्शन पक्का, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 70% थ्योरी है। ठीक है। थ्योरी के अंदर हमने पीछे क्या पढ़ा था, तो पीछे हमने आवर्ती पढ़ा था। आवर्ती क्या होती है जी? हर्ट्ज में मापते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, यानी 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी थी आवर्तकाल क्या होता है, यानी एक चक्कर में लिया गया समय। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। या हमने आयाम पढ़ा, मतलब कितनी दूरी पर जा रही है तरंग, वो उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। यानी दूरी है, वो भी एक तरंग दे रही है, एक चक्कर के द्वारा तय की गई दूरी है, उसको हम तरंग दे रही है, या लेमडा इसको लिखते हैं, तो उसकी एंगस्ट्रॉम इकाई है। फिर हमने आरएमएस वैल्यू पढ़ी थी भी। क्या होता है आरएमएस वैल्यू? क्या है? तो दो चीज़ें तो हम लिख ही लेते हैं, क्योंकि आरएमएस वैल्यू जो हमारी एवरेज वैल्यू या पीक वैल्यू हमारे काम आएगी। तो उसके साथ रिवीजन करते हुए चलते हैं, ऐसे लगेगा जैसे कल वाली क्लास भी हमने आज ही देख ली। पीक वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू, आइए आपका सपना पूरा करते हैं, सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा करते हैं। पीक वैल्यू आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू, या तो पॉजिटिव साइड मैक्सिमम वैल्यू होती है, या नेगेटिव साइड जो है अधिकतम मान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? है अधिकतम मान। और सारी चीज़ें क्रैश कोर्स में करवाऊंगा, उसके बाद में रिवीजन करवाने का काम भी मेरा ही होगा। अधिकतम मान क्या कहलाता है? शिखर मान, चरम मान, या वो वैल्यू कहलाती है, अधिकतम मान कहते हैं उसको। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एवरेज वैल्यू का। किसका? एवरेज वैल्यू, यानी आपने बताया होगा औसत मान। ये औसत मान क्या होता है? तो वो मान जो एसी के समान, डीसी के समान क्या करे? आवेश का स्थानांतरण करे, आवेश का स्थानांतरण करे। धीरे धीरे पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ो, सब कुछ आएगा। वो मान जो आवेश का मतलब डीसी के समान स्थानांतरण करे उसे एवरेज वैल्यू कहते हैं। एवरेज वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का 0.637 गुणा में कौन सी वैल्यू? पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू यानी अधिकतम मान। अधिकतम मान जो होता है वो एवरेज वैल्यू के साथ में गुणा कर दो। स्पष्ट स्पष्ट बातें लिखी थी हमने, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं वी एवरेज क्या होता है, और आपको क्या दे दूं मैं? कोई आई एम दे दूं, तो आई एम जो है यानी मैक्सिमम वैल्यू, वी जो मैक्सिमम है या मैक्स लिख लो, गुणा में क्या कर देना है? 0.37 कर देना है, आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। यही आई एवरेज पूछ ले मान लो आपसे, तो आपको क्या करना है? आई मैक्स यानी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो क्या है, पीक वैल्यू क्या है उसकी, और 0.637 से आपको गुणा कर देना है। आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था पीक टू पीक वैल्यू, वो तो जाने दो चलो। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी वर्ग माध्य मूल, मूल वर्ग माध्य मूल मान, इतना लंबा है आरएमएस। तो आरएमएस को अगर हम आई लिखे मान लो, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0.7 गुणा में आई एम, यानी मैक्सिमम हो, चाहे 0.07 गुणा में वी मैक्सिमम हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आई आरएमएस आ जाएगा, और वी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, ये बताया था आपके घरों में, या वोल्ट मीटर जो होता है इसको प्रभावी मान भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं इसको, क्योंकि जो आपके घरों में या वोल्ट मीटर यंत्र जो काम करते हैं वो इसी वैल्यू पे काम करते हैं, क्योंकि जितनी डीसी उष्मा उत्पन्न करती है उसी मान पे, आरएमएस मान पे क्या करती है, एसी उतनी ही उष्मा उत्पन्न करती है। तो इसलिए प्रभावी मान या जो काम करने वाला मान है वो आरएमएस मान होता है। जो आपके घरों में जो यंत्र होते हैं उन पे आरएमएस वैल्यू दर्शाई जाती है। वोल्ट मीटर से आप मापोगे तो वो भी आरएमएस वैल्यू, एम्पीयर मीटर से आप कोई एम्पीयर मापते हो तो वो किससे मापते हैं, नॉर्मली वो आरएमएस वैल्यू ही होती है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, इतना तो हो गया। अब थोड़ा सा अच्छा और प्यारा सा आपका क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, तो मैंने बताया था अगर पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू यानी आई मैक्सिमम 1000 है, मान लो इसका अनुपात भी बताया होगा 1000 है, ये बोर्ड खाली रह गया था इसलिए मेरे को थोड़ी आदत गंदी है, ठीक है, तो आई एवरेज क्या होगा और आई आरएमएस क्या होगा, आई और वी दोनों के लिए एक ही लागू होगा दोनों चीजें। अगर पीक वैल्यू 1000 है तो आई एवरेज कितना हो जाता है, 0.637, और आरएमएस कितना हो जाता है, अरे तेरी 637 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 707। तो ये इनका अनुपात होता है। ये तो नॉर्मल नॉर्मल बातें जो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब आज हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे जी बताइए, हम पढ़ने पीक फैक्टर, सुना होगा आपने पीक फैक्टर, शिखर गुणांक, अरे शिखर गुणांक, अब आएगा ना मजा बीड़ू, है ना, मजा आएगा ना, कैसे मजा आएगा जी, देखो देखते हैं पढ़ते हैं। पीक फैक्टर क्या होता है, तो आप कहोगे जी पीक वैल्यू, पीछे वाले के साथ रिलेट करते चलो, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहेगा, बटे में आर एम एस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का अनुपात जो है उसको हम क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना, पावर फैक्टर नहीं है ये, पीक फैक्टर है। तो पीक फैक्टर यानी पीक वैल्यू, आप कहोगे जी पीक वैल्यू को हम किससे लिखते हैं, जैसे आई को है तो आई एम से लिखते हैं, वी है तो वी एम से लिखते हैं। आरएमएस क्या है जी, आरएमएस को हम आई एम बटे में √2 से लिखते हैं जी, किससे लिखते हैं, √2। आपको आरएमएस वैल्यू मैंने बताई है, इसका मतलब क्या, ये कहाँ से आया है, तो ये कहाँ से आया है जी, तो आई मैक्सिमम जो है उसको किससे, √2 से भाग करेंगे तो बराबर में हमारे पास क्या आएगा, 0.07 आएगा, और ये चीजें हमने पीछे डिस्कस की थी। अब जो ये वैल्यू है इसको मैं लेके जाऊं तो आई एम बटे में, आई एम बटे में गुणा में √2 आ जाएगा, आई एम से आई एम कट जाएगा, ये क्या आ गया, √2। यानी पीक फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो आपको सीधा भी दिया जा सकता है, अभी √2 होता है, क्या होता है, √2 होता है। पीक फैक्टर जो क्या होता है, √2 होता है, √2 होता है। तो √2 जो होता है उसकी वैल्यू भी आपको दी जा सकती है, सीधा वो निकाल के दे दे 1.414, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइनोसॉइडल वेव है उसके अंदर जो आपका पीक फैक्टर होता है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इसका मात्रक नहीं है क्योंकि ये अनुपात है, अनुपात का मात्रक नहीं होता, तो लिख लेना पीक फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। ये बात तो हो गई जी। दूसरे तरीके से अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया था, आई एम और आरएमएस वैल्यू के बराबर क्या होता है, तो आरएमएस वैल्यू तो आपने बताई है जी, 707 को आईएम को 700.707 से गुणा करेंगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाती है, यानी आरएमएस वैल्यू आ जाती है। अच्छा जी, तो आरएमएस वैल्यू की जगह क्या लिख लेंगे हम, 0.707 गुणा में आई एम, यानी आई एम को जब गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, आई आर एम एस आती है। किससे गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं जी, तो ये आ जाएगी। आई मैक्सिमम जो है आई मैक्सिमम से कट हो गया तो 1/0.707, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 1000/707 आ जाता है, और 1000 को 707 से भाग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.414। तो दूसरे तरीके से ऐसे भी आप निकाल सकते हो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बोलो नहीं जी मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है जी, हम मजा नहीं आए तो भी करना पड़ेगा जी। क्यों करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी लगना है, सरकारी नौकरी यानी 40-45 हज़ार रुपये महीने के जेब में आने चाहिए जी, तब मजा आएगा,
है ना। जिंदगी के मजे तो फिर ही है। अब तो मतलब किसी के बर्थडे में जाते हो तो सोचते हो केक भी अगला ही ले आए तो ठीक है, मजा आ जाएगा, दारू अगले की हो, सारा कुछ अगले का सिस्टम हो। तो ये हो गया, क्लियर हो जाएगी बात ना। ठीक है, तो बात लिख लेना अगर लिखना चाहो तो नोट करके। अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक है, नहीं होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें इस तरीके से आपको करवाई जा रही। क्लियर हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं है, ये चीजें आपको समझाने के लिए बताई जाती है, ये चीजें आपको समझाने के लिए बताई जाती है, क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट आपको याद तब रहेगी। यानी होता क्या है सिक्र गुणांक, होता क्या आपको ये पता नहीं है तो ये 1.414 भी याद नहीं रहेगा। कहीं पे 1.11 दिया होगा, कहीं पे 0.707 दिया होगा, कहीं पे आपका 0.637 दिया होगा, तो आप दिक्कत हो जाएगी, आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बातें? बोलिए जी, हाँ जी क्लियर है। एक आपका होता है फॉर्म फैक्टर, आपने फॉर्म फैक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, आरएमएस वैल्यू को जब औसत मान से भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू को औसत मान से जब भाग देते हैं तो फॉर्म फैक्टर आता है। आरएमएस वैल्यू को औसत मान से भाग देते हैं तो फॉर्म फैक्टर आता है। आरएमएस वैल्यू को किससे भाग देंगे जी? ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है जी, पढ़ लीजिए। फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक, रूप गुणांक क्या होता है? ठीक है, यहां से ज्यादातर आपके क्वेश्चन आने की संभावना क्या होती है, ज्यादातर क्वेश्चन सीधा सीधा आता है फॉर्म फैक्टर, साइनोसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर क्या है। तो देख लो, सीधा सीधा आप बता सकते हो कैसे। हमें क्या करना है, ये भी गुणा का एक फैक्टर है तो ये भी अनुपात है, इसका भी कोई मात्रक नहीं है, ये दो चीजों का अनुपात है। किसका अनुपात है? तो आप कहोगे जी आरएमएस वैल्यू और औसत मान का अनुपात जो है, आरएमएस मान व औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक कहलाता है। का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर। ठीक है, यानी फॉर्म फैक्टर जो है वो क्या है जी? फॉर्म फैक्टर कुछ नहीं है, आरएमएस वैल्यू का और औसत वैल्यू का अनुपात है। कैसे जी? जैसे आपके पास कोई आरएमएस वैल्यू दी है आपको, ठीक है, यानी मान दिया हुआ है, और इसको हम किससे भाग कर देंगे? औसत मान से भाग दे देंगे। किससे? औसत मान से भाग दे देंगे। किससे दे देंगे? एवरेज वैल्यू से भाग दे देंगे। तो आरएमएस वैल्यू आपके पास क्या थी जी? आई एम था, और उसको हमने किससे भाग दिया था? √2 से भाग दिया था। और एवरेज वैल्यू क्या थी जी? तो एवरेज वैल्यू आपके पास थी जी, हमने क्या किया था देखो याद हो तो, 2 को हमने किससे भाग दिया था? पाई से भाग दिया था। किसको? दो हमने किससे भाग दिया था? पाई से भाग दिया था। अब इसको सोल्व करके लेके जाओगे तो आई एम, ठीक है, ये कल कहाँ चला जाता है? पाई ऊपर चला जाता है या नीचे आता है? ठीक है, आप कहोगे जी पाई ऊपर चला जाएगा, आई एम नीचे आ जाएगा, तो आई मैक्सिमम, और ऊपर कहाँ चला जाएगा जी? पाई चला जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा जी? बटे में आपका देखो जी, ये आई एम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे जी बटे में, देखो इसको सोल्व करोगे आप, पलटी मारो नीचे वाला पूरा पूरा पलटी मारो, तो ऊपर क्या हो गया? पाई चला गया। नीचे क्या आ गया? तो ये दो आई एम, ठीक है, आई एम के 2 आई एम नीचे आ गया एक तो, ठीक है, और ये जो है ऊपर चला गया। क्या चला गया? ऊपर चला गया, तो साथ में क्या आ गया? √2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा जी।
क्या ये होता है? ठीक है, ऐसे तो फिर पजल हो जाएंगे आप। आई एम से क्या निकल गया? आई एम निकल गया। ठीक है, आई एम से क्या निकल गया? आई एम निकल गया। तो बच क्या गया आपके पास? पाई बटे 2√2 और इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी पाई को 22/7 लिखोगे, √2 को हम 1.4 से वैसे लिखेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 1.11 आएगी। मेन चीज जो है याद क्या करनी है आपको? ये याद करनी है। दूसरा निकाल के देखते हैं, चलो। आरएमएस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? तो आरएमएस वैल्यू आई एम को किससे गुणा कर देते हैं? 0.707 से, बटे में एवरेज वैल्यू क्या होती है? आई एम यानी मैक्सिमम वैल्यू को 0.637 से गुणा कर देते हैं, और इसका जो आंसर आएगा आई एम से आई एम हो जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे 1.11 आएगा। तो याद रख लेना, ये जो गुणांक होता है इसकी वैल्यू कितनी है? 111 होती है। ठीक है, अलग अलग होता है वेब का, लेकिन आपको ज़्यादातर साइनोसॉइडल यानी साइन वेब का ही पूछा जाता है। हो जाएगा। फॉर्म फैक्टर क्या होता है पता चल गया क्या? बोलो जी, चल तो गया। ठीक है ना, कर लोगे आराम से, कुछ भी नहीं है, दोबारा देख लो यार। बोलो जी, दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपकी फीलिंग है ना समझता हूँ, क्योंकि आप आईटीआई से पढ़े हुए हो। ठीक है ना, आप आईटीआई से पढ़े हो। मैं कह दूं आई जो आपका क्या है, जो आरएमएस है, और आई एवरेज है, दोनों के भाग देने पे आपका फॉर्म फैक्टर आता है। आई आरएमएस क्या होता है जी? तो आई एम गुणा में 707.707, और आई एम गुणा में 0.637 होता है। तो इसकी वैल्यू आती है 1.11। बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेना है, बढ़िया से। अगर ये चीजें हो गई तो ये भी हो जाएगी जी। तो वी आर एम एस बता दो, तो वी आर एम एस हो, बटे में वी एवरेज हो, बात तो वही है ना। तो इसको हम वी मैक्सिमम गुणा में 0.707 बटे में वी मैक्सिमम को 0.637 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास औसत मान आता है। और इन दोनों का अनुपात जो है वो 1:1 होता है। चाहे वो कुछ भी पूछ ले आपसे, आपको बता देना है। हम्म, ठीक है, तो हो जाएगा। ये देखो जी, ये पता ही नहीं जी क्या क्या सिस्टम है, क्या बना दिया है ना। दे गुणा दे भाग, दे गुणा भाग, आपको याद जो करना है वो ये चीजें याद करनी है भाई। ठीक है ना, ये चीजें आपको समझाने के लिए है, क्योंकि लंबे समय तक दिमाग में रहे, इसलिए आपको करवाई जा रही है। क्योंकि आप सभी है ना, आप सभी मेरे जितने भी प्यारे मित्र हैं, मतलब जितने भी आप मेरे को देखते हैं ना डेली, तो उनका एक विश्वास सा हो गया मेरे पे। तो मैं चाहता हूं भी मेरा वो आपका जो विश्वास है ना, वो मेरे पे इसी तरीके से बना रहे। और मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करवा दूंगा, यानी थ्योरी वगैरह सब कुछ क्लियर करा देंगे। आप एमसीक्यू वगैरह सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप है ना बस साथ बने रहना, वीडियो पर ज़्यादा ज़्यादा कमेंट लाइक शेयर वगैरह करते रहो। आप जितना बढ़िया साथ दोगे उतना ही बढ़िया डिटेल से, और ज़्यादा डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन आप ऊपर ऊपर का तो बस 30-40 लेक्चर में हो जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर का आप पढ़ाते नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है ना, 30 नंबर थोड़ी दिलाने हैं, 20 नंबर थोड़ी दिलाने हैं। फिर 20-30 नंबर में 20-30 का हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका 70 में से लगभग आपने कवर किया है, तो आपके 20 नंबर जितना आपने पढ़ लिया ना आज तक का, तो आपके 20-25 नंबर तो पक्के हो गए भाई। जितने क्वेश्चन वहां से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, हम सीक्यू करेंगे जब सारे के सारे, यानी वो सारी चीजें आपको आ गई, तो 20-25 नंबर आपके पक्के हो गए। 20 से 25% सिलेबस आज तक हमारा कवर हो गया है। 75% सिलेबस रहता है, जिसमें 25% थोड़ा सा ठीक है। बाकी 50% जो सिलेबस है ना, सेफ्टी हो गया, औजार हो गए, उसमें तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल साथ साथ कर देंगे, वो तो लास्ट में ही कर देंगे यार, 3-3 घंटे की क्लास में ही कर देंगे। पावर फैक्टर क्या होता है? चलो यहाँ लिख लो, छोटा सा लिख लो आज, ये काम आएगा जी आगे। क्या होता है पावर फैक्टर? तो पावर फैक्टर को वैसे कोस थीटा से लिखते हैं, कोस फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कोस फाई से लिखते हैं बस। यानी ये किस पे निर्भर करता है? पावर फैक्टर लोड पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? लोड पर निर्भर करता है।
तो बोर्ड खाली रह जाता है ना, तो मेरे को थोड़ा मज़ा नहीं आता। लोड पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी पी एफ जो पावर फैक्टर है वो किसके बराबर होता है, तो आप लिख लेना प्रतिरोध बटे में प्रतिबाधा, इम्पीडेंस जो होता है, ठीक है, प्रतिरोध बटे में प्रतिबाधा। तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है ना, प्रतिरोध और प्रतिबाधा जो होती है, इम्पीडेंस जो होता है, उसका अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो इस चीज़ को भी आप कवर कर लेना, ठीक है ना, आपके कहीं ना कहीं ये भी काम आएगी। लेकिन यहाँ से वो भी बनता है क्या, एक शायद डायग्राम डुइग्राम सा भी आता होगा ना। ये रहा, मुझे पता ही नहीं था भाई, ठीक है। जैसे इसको हम क्या करते हैं, बेक करते हैं, और यहाँ से हम डायग्राम एक लेते हैं और ऐसे कर देते हैं, देखो इसको, वाह, मज़ा आ गया ना। ठीक है, अब की बार ऐसे ही किया करेंगे, जैसे आप इसको ख़त्म कर देंगे, है ना, और ऐसे ऐसे कर देंगे इसको, और इसको फिर हम क्या कर दें ऐसे, और इसके ऊपर क्या ले लेंगे, हम ऐसे ले लेंगे, ये वाह, ठीक है ना। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी, अब तो मैं ऐसे ऐसे करता रहूँगा ना, है ना जी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, अब आगे ही करेंगे ना, क्या होगी सर आपने तो पीछा ले लिया, ज़्यादा जानकारी है नहीं अपने को, धीरे धीरे पढ़तेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। अब आपने एक फेज नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, फेज नाम सुना होगा। सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर होगी भाई, ऐसे कवर नहीं होगी। लेकिन आपको एक सलाह देता हूँ मैं, मेरी तरफ से आपको, वो एक फ्री सलाह है, सलाह है आपको एक फ्री सी, वो ये है, थ्योरी को समझो टीचर से, ठीक है ना, और पढ़ना है आपको बुक से। किससे पढ़ना है, बुक से। और थ्योरी के टीचर से, जब किसी भी टीचर से आप समझते हो ना, तो उसके नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि ये नोट्स है ना सिलेक्शन दे के जाएंगे, बुक सिलेक्शन देगी लेकिन सिलेक्शन नोट्स देंगे। क्योंकि रिवीजन जो होगा ना पेपर के समय, जो रिवीजन जिसको आप कहते हो, वो किससे होने वाला है, वो होने वाला है आपके नोट्स से, ठीक है ना। वो किससे होने वाला है, वो नोट्स से होने वाला है। तो आपको एक सलाह है, सारे के सारे नोट्स अपने आप खुद बनाइए, ठीक है ना, मेरे पे डिपेंड मत रहिए। मेरे पास सारे नोट्स है लेकिन मैं दूंगा नहीं, उसका कारण क्या है, पता है आपको कारण क्या है, क्योंकि मैंने नोट्स दे दिया आपकी, तो आप मेहनत जीरो हो जाएगी। और आपकी जैसे ही मेहनत जीरो होगी, तो आप कहोगे जी मेरी मेहनत तो जीरो कैसे होगी। आप लिखोगे नहीं मान लो, तो आपको याद नहीं होंगे, याद नहीं होंगे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मान लो लिखोगे नहीं तो उससे क्या होगा, फिर आपको हो जाएगी एक दिक्कत परेशानी, फिर आप दूसरे पे निर्भर होना शुरू हो जाओगे, नौकरी फिर दूसरा ही कर लेगा। इससे अच्छा है आप अपने नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए बढ़िया तरीके से, जो पेपर के समय आपको समझ में आ सके ऐसे नोट्स बनाइए। जैसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे मैंने ये सारा कुछ लिखाया है, उसमें आप मेन चीज़ निकाल के लिख लीजिए, ठीक है ना। वही चीज़ तो वो नोट्स होते हैं, नोट्स थोड़ी है किताब में लिखनी शुरू कर दो आप, भाई किताब तो है ही, फिर उसको ही पढ़ लो। उससे मेन चीज़ें क्या है जो पेपर के समय आपको रिवीजन मारनी मारनी है, ठीक है ना, वो चीज़ें आप लिखिए। तो आपको एक फेज शब्द आपने बार बार सुना होगा, आगे आप सुनोगे, क्योंकि जब हम कभी डेल्टा, कभी कनेक्शन करेंगे, कभी स्टार कनेक्शन करेंगे, दिक्कत आ जाएगी। फेज को हम वैसे कला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कला, ठीक है ना, कला बोलते हैं। फेज का मतलब क्या होता है, डीसी में तो मतलब ही नहीं है इसका, एसी एसी राशियों के मध्य सापेक्ष स्थिति। समझ में नहीं आया जी, आ जाएगा, मेरा काम है, ठीक है ना। ऐसी दो राशियां, मुख्य दो राशियां जो है वो क्या है, दो राशियां, कौन कौन सी है, कि दो राशियों का जो वोल्टेज है ना, एसी की दो राशियां, चलो वैसे दो राशियां, धारा व वोल्टेज की
सापेक्ष स्थिति। ये हो गया। तीसरी बात क्या है, देखो क्या दर्शाता है, तो ये तीन बातों, एक बात से क्लियर नहीं होती ना, तो दो बात से हो जाती है, तीसरी से हो जाती है। यानी एसी जो है ना, उसके अंदर जो आपका आई है, वह धारा व वोल्टेज की तुलना को दर्शाता है, तुलना को दर्शाता है। उसको हम क्या कहते हैं, फेज या कला कहते हैं। कैसे जी? सापेक्ष स्थिति का मतलब वोल्टेज कहाँ है, यानी वोल्टेज, जैसे मैंने ये बना दिया, मान लो ये बना दिया, ठीक है, मैंने कह दिया ये आई, ये वी मैक्सिमम है, यहाँ पे वी है, और ये बना दिया मैंने आई, ठीक है। यानी यहां से चला, कहाँ गया, यहाँ पर, एक साथ गए मान पे, एक साथ, यानी इसके सापेक्ष में इसके बीच में फेज अंतर कितना है ये दिखाएगा, ठीक है ना, फेज अंतर कितना है, या वो आगे है या पीछे है, ठीक है, उसकी तुलना, या एक साथ में है, ऐसी स्थिति, यानी वो तुलना में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे मार्कर है, मान लो मार्कर के सापेक्ष में मेरी स्थिति क्या है, या मेरे सापेक्ष में मार्कर की स्थिति क्या है, इस चीज को हम किससे लिखते हैं, फेज से लिखते हैं। यानी दोनों की तुलना की गई है एक दूसरे से, भी ये तुलना में उसके पीछे है या उससे आगे है। जैसे आपने इन फेज पढ़ा होगा, आउट फेज, या लेगिंग लेगिंग पढ़ा होगा, लीडिंग पढ़ा होगा, भी अग्रगामी पश्चगामी पढ़ा होगा, भी ये फेज दिखाता है भी वोल्टेज आगे है या पीछे है, या धारा आगे है या पीछे है, यानी वो साथ साथ है या आगे है या पीछे। इस इन चीजों को दर्शाने के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं, फेज का यूज करते हैं, यानी कला का यूज करते हैं, ठीक है। अब फेज जो है वो दो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मुख्य से हम पढ़ते हैं। कौन कौन सा पढ़ते हैं जी? एक आप पढ़ते हो इन फेज, आपने सुना होगा इन फेज, ठीक है, और इन फेज को आप इन फेज ही पढ़ना, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप कहोगे जो शायर बना दी ये हाय नी से पागल नो, है ना, 14 फरवरी के आसपास गिरद की बातें हैं। और एक होता है फिर आउट फेज, केड़े कम में लागी ये नी हाय से पागल नो है आउट फेज। तो ये दोनों शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आउट फेज धीरे धीरे पढ़ना, अच्छा पढ़ना है तो टाइम लगेगा, आप बने रहिए। इन फेज का मतलब क्या है, आउट फेज का मतलब क्या है, दोनों का कोई ना कोई तो मतलब होगा जी। यानी मैं एक बात कहूं आपसे, बोलो जी आप बात कहो तो हम सुनेंगे, आपकी न सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। अब सुन लो फिर, जैसे मैंने बनाया ये डायग्राम, दिखाई देगा ना, हाँ देगा जी, ठीक है। ये गई करंट, ये मान लो वोल्टेज गई थी, ये वोल्ट, ठीक है, को साइन वेव में दिखाएंगे हम। अब ये मैंने दिखाया, यानी ये भी V है, ठीक है, और ये जो अंदर दर्शाया है मैंने, अंदर जो वाइट से दर्शाया है ये क्या है जी, तो ये I है, यानी करंट है, ठीक है ना, वोल्टेज से करंट का मान कम होता है नॉर्मली, ठीक है, तो ये करंट, यानी ये जीरो से चली, कहाँ से चली, जीरो से, और ये कहाँ पहुंची, एक साथ दोनों एक जगह पहुंची, फिर अपने शिखर मान में पहुंची, फिर एक शिखर मान पे पहुंच गए, दोनों एक साथ एक ही समय में क्या पहुंची, 360 डिग्री पे पहुंची। यानी वो जीरो से चली 90 कितने पे पहुंची, 90 और 180 पे एक साथ पहुंची जी, और 360 पे एक साथ पहुंची। टेक्निकल लैंग्वेज में तो फिर बहुत पढ़ाते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 180 360, ठीक है, देख लेता हूँ कहीं 360 नजर ही ना आए ना। अब देखो, यानी जब धारा और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर, फेज है और फेज अंतर यानी कोण का अंतर, फेज का अंतर मतलब यहाँ कोण का अंतर, ठीक है ना, फेज अंतर जो क्या हो, 0 डिग्री हो,
एक साथ चल रही है ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इन फेज कह देते हैं। देख लो, लिख लो। जब ऐसी दो राशियां धारा व वोल्टेज एक साथ अधिकतम व न्यूनतम मान पर पहुंचे, तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं। या उस एसी को हम क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इन फेज। इन का मतलब इन फेज यानी फेज में है, ठीक है ना। कैसे फेज में है जी, अगर तारा, अब समझो इस बात को, यहाँ 90 डिग्री पे, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, इसका कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 270 डिग्री का ये, ठीक है ना। यानी ये मान जो है, अधिकतम मान पे किस डिग्री पे पहुंच रही है, तो आई भी मैक्सिमम और आई और वी मैक्सिमम कितने पे है, 90 डिग्री पे। आई और वी दोनों कितने पे है, 90 डिग्री पे है। यानी समान एक समय, एक ऐसा समय आया और एक ही कोण पे, ठीक है, दोनों का मान मैक्सिमम दर्शाता है, दोनों का कोण मैक्सिमम दर्शाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इन फेज है। क्या है, इन फेज है। यानी वोल्टेज धारा क्या है, एक समान है, एक समान क्या है, फेज में है। उनका समय और जो कोण का अंतराल है वो उसी क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। चाय पी लो फ्रेंड, ठीक है। देखो, समझ लो पिछले इस बात को, बीच बीच में चाय आ जाती है जी, क्या है जी। आप लिख लो, अगर वो क्या कह रहा है, देखो, फेज अंतर यानी फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज अंतर वोल्टेज व आई के बीच शून्य है, तो ऐसी राशि को हम क्या कहेंगे, उस वेब को भी हम क्या कहेंगे, इन फेज कहेंगे। समझ में नहीं आ रही ना बात। जीरो पे था, इसका मान कितने पर, जीरो पे था। यानी आई जब जीरो थी तो वी भी क्या था, जीरो था। आई मैक्सिमम थी तो वी भी क्या था, मैक्सिमम था। फिर आई जीरो पे आई यानी मान उसका जीरो था, तो आई और वी दोनों ही जीरो पे थे। जब वो नेगेटिव की तरफ क्या है, मैक्सिमम पे दोनों एक साथ गए, फिर 360 पे जीरो पे एक साथ आए। यानी वो जब जीरो पे एक साथ जाए, मैक्सिमम पे एक साथ जाए, यानी उनके बीच में कोण का अंतर, यानी कोण का अंतर है क्या, कोई 0 डिग्री का कोण का अंतर हो, तो ऐसी राशि को हम क्या कहेंगे, इन फेज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इन फेज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इन फेज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इन फेज कह देते हैं, ठीक है ना। और इसका एक फेजर डायग्राम बना दे आप, तो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ बना लो। इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो आपको इसको तो आप वी लिखेंगे, वी थोड़ी आगे है जी, ठीक है ना, वी की जो मान ज्यादा है, और हम इसको यहाँ लिख देते हैं आई। तो ये कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में, सेम ही है, सेम मान कवर कर रही है, तो ऐसे तो हम लिख दिया, इसको तो हम क्या कर देंगे, आई, ठीक है ना। आई और वी जो है फेजर डायग्राम में ऐसे दिखाई देंगे, हमें किस प्रकार से दिखाई देंगे, ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, और ये कौन सी होगी फिर, इन फेज। क्या हो गया, इन फेज हो गया, ठीक है। इन फेज, ठीक है। समझ में आई क्या बात, यानी सब आपको ये कई बार ये दे देता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, आएगा आगे, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, ठीक है, राशि इन फेज होती है। राशियां जो है
इन फेज होती है, बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि वहां पर फेज अंतर जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है, तो इन फेज का लफड़ा समझ में आ गया क्या? ठीक है, हाँ जी आ गया। आउट फेज का मतलब बाहर हो गया, आउट हो गया ना, फेज से बाहर हो गया, उसको हम आउट फेज कह देंगे। क्या है जी, कैसे लिखेंगे बताओ? जब दो राशियां, वाइट से लिखते हैं आप, है ना, जब दो राशियां, जब दो राशियां वोल्टेज व करंट या धारा शिखर मान, इससे लिख लिया ना, अधिकतम मान व न्यूनतम मान पर आगे या पीछे पहुंचे, तो ऐसी राशि को हम आउट फेज कहते हैं, यानी कुछ अंश के अंतर पे पहुंचे। ठीक है, यानी आगे पहुंच, आगे पीछे का मतलब क्या है जी, जैसे ये देख लो, ये हो गया अपना टी। ठीक है, यहाँ से आई चली, यहाँ से वी चली, मान लो वी पहुंच गई, ये लो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जब ये आया ना, आई 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 आई, ये तो क्या हो गया जी, ये तो वही हो गया जो आपने पहले बताया था, थोड़ा सा अंतर रखते हैं। मान लो जब इस पे थी तो ये हो गया, इस प्रकार। मान लो ये V है और ये क्या है, I है, लेगिंग लीडिंग यहीं से समझ में आ जाएगा। यानी इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या हुआ, कोण का अंतर, ये 0 डिग्री था और यहाँ पे मान लो 90 है, तो कुछ ना कुछ मैं मान लेता हूँ यहाँ 45 डिग्री का कोण का अंतर आ गया दोनों के बीच में। ठीक है, यानी अब पीक वैल्यू पे ये कहाँ पहुंची, ये तो यहाँ पहुंची है जी, और ये पीक वैल्यू पे 0 पे यहाँ पहुंची, ये पहले ही पहुंच गई, ये 360 पे पहुंची, ये यहाँ पर पहुंची, ये यहाँ पर 0 पर पहुंच गई, ये इससे क्या है, आगे चल रही है। यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों राशियों के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में क्या आ गया, फर्क आ गया, यानी कुछ फेज का अंतर आ गया। ठीक है ना, जब मतलब क्या हो, दोनों के बीच फेज अंतर हो, कला अंतर हो, तो ऐसी राशि क्या पहुंचेगी, आगे पीछे पहुंचेगी। ठीक है ना, क्या पहुंचेगी, आगे पीछे पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पर जो विद्युतीय कोण बनाया था हमने, फेज जो बताया था वो क्या बताया था, देखो यहाँ पे हमने शून्य बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होता, तो आप कह दो आउट फेज में विद्युतीय कोण या फेज अंतर विद्युतीय कोण शून्य नहीं होता है। ठीक है, विद्युतीय कोण क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता। दोनों बातें समझ में नहीं आई क्या? कंपेयर करते हैं इसका दोनों। यानी जब क्या है, कुछ अंतर आ जाए, फेज का कुछ अंतर आ जाए, यानी ये राशि अपने एक साथ दोनों, मतलब एक साथ मैक्सिमम मान तक नहीं जा रही है और एक साथ मिनिमम मान तक नहीं जा रही है, यानी कुछ अंतर के साथ, कुछ समय अंतर के साथ, कुछ क्या है, आपके कोण के अंतर के साथ जब किसी मान पे, शिखर मान पे पहुंचती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउट फेज कहते हैं। अगर एक साथ दोनों शिखर मान पे पहुंचती है या शून्य पर पहुंचती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन फेज कह देंगे, उस राशि को हम इन फेज कहेंगे। जब दोनों अलग अलग समय पर, अलग अलग राशि, अलग अलग समय में, ठीक है ना, और एक अलग अलग जगह पहुंच रही है,
यानी एक साथ नहीं पूछे, कुछ अंतर के साथ मैक्सिमम मान पे पहुंच रही है, कुछ अंतर के साथ जीरो पे पहुंच रही है। जैसे ये मैक्सिमम पे पहले पहुंच गई और ये क्या पहुंची है, बाद में पहुंची है, ठीक है ना। ये पहले पहुंच गई और ये क्या पहुंची है, बाद में पहुंची है। ये जीरो पर पहले पहुंच गई वोल्टेज, और ये आई क्या होगी, बाद में पहुंची है। तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, आउट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट फेज कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, आउट फेज कहते हैं। और इनके बीच में जो शून्य अंतर जो है, कोण का अंतर जो है वो क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता। यहाँ पे कोण का अंतर क्या होगा, देखो साथ चल रही है बेचारी, दोनों साथ साथ चल रही है, कोण का अंतर है ही नहीं। मान लो एक साथ कोई चीज चले तो इसमें कोण का अंतर होगा क्या, शून्य होगा, एक साथ चले तो। और इनके बीच में फेज अंतर जो वो क्या है, ज्यादा है जी, क्योंकि ये कुछ अंतराल पे चल रही है, ये आगे पीछे तभी तो होगी ना। क्लियर है, बोले जी क्लियर हो गया। देखो ये आगे फिर लेगिंग या लीडिंग, इसके आधार पे, आउट फेज के आधार पे क्या है, दो प्रकार की विद्युत धारा हमें पढ़ने को मिलेगी, लेगिंग या लीडिंग। लेगिंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है, उससे पहले वो पढ़ेंगे क्या? मान लो कुछ अंतर है, ठीक है, फेज अंतर है, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, ठीक है, एक बात याद रख लेना, चलो ये लिखा देता हूं, क्वाड्रेचर क्वांटिटी, राशि, ये सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, राशि, ठीक है, आउट फेज के अंदर। और एक होता है एंटी फेज, क्या होता है, एंटी फेज। उसके बाद लेगिंग लीडिंग पढ़ेंगे, एंटी फेज राशि, ठीक है। एक तो क्वाड्रेचर क्वाड्रेचर और एक होता है एंटी फेज, ठीक है। दोनों को बताते हैं, देखो अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, दोनों राशियों के बीच में, राशियां छोड़ दो यार आप, आई व वी के बीच 90 डिग्री का अंतर है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेचर राशि कह देते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेचर राशि कह देते हैं। अगर दोनों के बीच आई व वोल्टेज व धारा के बीच 180 डिग्री का अंतर है, बीच 180 डिग्री का अंतर है, तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, एंटी फेज कहते हैं। यानी इसको हम दर्शाना चाहें तो इस प्रकार से दर्शा पाएंगे, ऐसे, ठीक है ना। ये पहुंच गई यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या था जी, 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या था जी, 180 डिग्री, यहाँ पे क्या था जी, 360 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी राशि कौन सी है जी, दूसरी राशि आप बताओ। ये मान लो V है, ये मान लो क्या है, V है, वोल्टेज है। तो दूसरी राशि कहाँ से शुरू होगी, यानी यहाँ क्या था जी, 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या था जी, 270 डिग्री था, ठीक है। ये टाइम के सापेक्ष बना दिया अपन ने। अब जब ये राशि 0 पे थी और ये कितने पे, 90 पे, क्या थी, 90 पे, और ये राशि ऐसे करके यहाँ पे चली जाएगी। क्लियर हुआ, यानी 90 कितने हो गए, 450 पे पहुंचेगी। कितने का अंतर है दोनों के बीच में, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का अंतर हो गया। यानी जब ये 180 पे अपनी क्या है, 0 पे जाती है, तो ये 90 वाली के इस पे किस में, 270 पे जाके 0 पे जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आई और वी के बीच एक डिफरेंस आ गया, कितने का, 90 डिग्री का। यानी 90 डिग्री जब अंतर होता है, यानी फेज अंतर अगर 90 डिग्री का है, तो धारा क्या कहलाती है, क्वाड्रेचर राशि कहलाती है, क्वाड्रेचर राशि कहलाती है, क्वाड्रेचर राशि कहलाती है, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री का, देखो आई और वी के बीच में कितना है, 90 डिग्री का कोण है। क्लियर हो जाएगा। ये एक साथ पहुंचेगी क्या, बोले नहीं जी, आगे पीछे ही पहुंचेगी। ये क्या है, देखो ये पहले पहुंच रही है, वी पहले पहुंच रही है, आई बाद में पहुंच रही है, यानी वी पहले पहुंच रही है, ठीक है। और इसको अगर पूरा करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये इधर से आई होगी। यानी ये कितने, 90 डिग्री, 90 का अंतर था इनके ऊपर। क्लियर हो गया, हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेचर राशि कहते हैं, जब दोनों के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो। दूसरा ये बना लो, ये बना लो, ठीक है। आपने बनाया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 300
60 डिग्री। ठीक है, अब देखो, मान लो ये राशि इधर से आई और इधर पहुंची और इधर चली गई। क्लियर हो गई बात? समझना जरूरी है, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मान लेता हूं मैं V है, ठीक है, वोल्टेज है। दूसरी राशि कहाँ है? तो आप कहोगे जी दूसरी राशि फिर इधर से आई होगी और इधर से निकली होगी। ये यहाँ पर ठीक है, ऐसे निकली होगी। मतलब सही नहीं बनाई है, गोला बनना था। यानी जब ये राशि कितने पे थी? इधर और इधर, ये आई इधर थी। यानी जब ये V कब कहाँ थी? 180 पे थी। तो ये इधर वाले, यानी इनका मतलब क्या हो गया? एंटी फेज का मतलब क्या हो गया? यानी इसका फेज जो है, उसकी दिशा जो है वो ही उल्टी होगी। क्या होगी? दिशा ही उल्टी होगी। यानी ये जब V पॉजिटिव में थी तो I किस में थी? नेगेटिव में थी। यानी जब I पॉजिटिव में थी तभी V क्या था? नेगेटिव में था। यानी दोनों का एंटी हो गए, फेज क्या हो गया? एंटी हो गया। यानी जब 180 डिग्री का फर्क आ जाता है बीच में, जब I क्या थी? V जब 180 पे पहुंची तो ये इधर वाली 180 इधर में तय कर रही थी। दोनों के बीच में फेज का अंतर कितना आ गया? मान लो इसको ऐसे दर्शाना चाहूं मैं, सारा ही गायब हो गया क्या? आज तो कुछ नया हो रहा है जी, आज मैं सीख रहा हूँ भैया। ठीक है, मैं आप ही सीख रहा हूँ। इसको लो, इसको। यानी ये राशि कहाँ से स्टार्ट हुई है? एक फेज में देखें तो ये जब जीरो पे थी तो ये कहाँ थी? 180 पे थी। यानी कितने डिग्री का अंतर आ गया? तो ये जी 180 का। तो हम इसे कह दें, ये I है और ये V है, तो दोनों 180 के बीच में हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी फेज कहते हैं। ठीक है ना, एंटी फेज कहते हैं। हो जाएगा। दो शब्द और पढ़ लो, लैगिंग, लीडिंग। पश्चगामी, अग्रगामी। पश्चगामी और अग्रगामी का क्या मतलब है जी? पश्चगामी अग्रगामी का क्या मतलब है? इसके साथ ही कवर कर लो उनको भी। ठीक है, कुछ नहीं है इनके अंदर, वही चीजें सेम जो आपने पीछे सीखी वही है। लिख लो। दो राशियां, लिखने का काम कर लो, समझमा एक में आ जाएगा। दो सब एक साथ चले,
उसमें एक दूसरे से आगे निकल जाए तो वाली राशि को अग्रगामी राशि कहा जाता है। ठीक है, ये देखो कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो जी। ये देखो बस दोनों चीजें, एक तो लैग कर रही है और एक क्या कर रही है, लीड कर रही है। लैग का मतलब कोई पीछे रह जाती है जी जी, और लीड का मतलब कोई आगे निकल जाती है जी। अगर मान लो दो एक साथ दौड़ लगाए, दो एक साथ दौड़ लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर दौड़ कौन लगा रहा है जी, यहाँ पर आपका जो आगे पीछे या तो वोल्ट आगे है या एम्पियर आगे, दोनों में से दो दौड़ लगा रहे हैं। यानी दोनों जब क्या हो, एक तो साथ साथ बाजें तब तो इन फेज है, ठीक, क्या इन फेज है, और साथ से आगे पीछे निकल जाए तो आउट फेज है। आउट फेज में भी कौन सी राशि है, आउट फेज जब देखते हैं तो आउट फेज में दो राशियां हैं, दोनों राशियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। कैसे पुकारा जाएगा, एक को अग्रगामी कहा जाएगा, एक पश्चगामी कहा जाएगा। आउट फेज का मतलब अंतर आया, क्या है अंतर आया, कोणों में अंतर आया, एक आगे भाग रहा है, एक पीछे भाग रहा है, एक पीछे भाग रहा है, एक आगे भाग रहा है, एक आगे रह गया जी, एक पीछे रह गया। इस प्रकार से उनको हम दोनों राशियों में, अगर उनमें से एक वोल्ट पीछे रहेगा या करंट पीछे रहेगा, वोल्ट अगर पीछे रह गया तो वोल्ट को क्या कह देंगे, पश्च पीछे है। आई आगे निकल गया तो उसको आई को हम आगे कह देंगे। ऐसी दो चीजें, अगर आप दौड़ते हो एक आगे होता है एक पीछे होता है तो हम क्या कहेंगे, वो आगे है वो पीछे है, वही बात है सेम। लीडिंग और लेगिंग में क्या मतलब है, यानी एक में करंट पीछे रह जाए या एक में वोल्टेज पीछे रह जाए, यानी दोनों राशियां, यहाँ पर देखो दोनों राशियां, ये मान ली राशि है, यहाँ पे मैंने बना दिया, ये बना दिया, मान लो ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक 90 डिग्री का हमने पीछे बनाया था, ठीक है, क्वाड्रेचर राशि का बना दिया था, और वो ऐसे 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 ट्रेवल कर रही थी, यानी ये v है और ये i है, ठीक है। एक समान मान पे नहीं पहुंची एक समान, तो एक पीछे रह गई एक आगे निकल गई, यानी ये जीरो पे थी और ये क्या है 90 डिग्री आगे थी। ये जब जीरो पे थी तब 90 डिग्री आगे थी, यानी ये क्या है आगे है, तो आई इसमें क्या हो गया, आई क्या हो गया आगे हो गया, आई क्या हो गया आगे हो गई, ठीक है ना। और वी क्या हो गई पीछे हो गई, वी क्या हो गई पीछे हो गई। समझ में आई बात, यानी जो आगे हैं उसको हमने क्या कह दिया, लीडिंग कह दिया, और जो पीछे है उसको हम लैगिंग कह दिया। यानी दो राशियां हैं, दोनों एक आगे एक पीछे होगी, कभी करंट आगे होगा कभी वोल्टेज आगे होगी, तो वो चीज़ें हम किस में आगे होगा और कैसे कैसे होगा वो तो अलग चीज़ है। हम आर एल सी पढ़ेंगे, आर एल पढ़ेंगे शुद्ध प्रतिरोधी मतलब परिपथ पढ़ेंगे, शुद्ध संधारित्री परिपथ पढ़ेंगे, शुद्ध प्रेरणीय परिपथ पढ़ेंगे, आर एल परिपथ पढ़ेंगे, वहां पर ये चीजें काम आएगी। पहले तो हमने इसको कवर किया, बेसिक सा कवर हुआ है ये फेज का। यानी एक पीछे है, यानी जो आगे है, जो क्या है अग्रगामी, जो राशि, यानी मैं कह दूं वोल्टेज किससे, वोल्टेज आई से पीछे है, वोल्टेज आई से पीछे है, तो इसके अंदर वोल्टेज आई से पीछे है, तो इसका मतलब V क्या है, आई से वोल्टेज पीछे है ना, तो वोल्टेज क्या होगी आपकी लेगिंग राशि होगी, क्या होगी लेगिंग हो गई, तो लेगिंग हो गई,
ठीक है। और आई क्या हो गई जी, लीडिंग हो गई, आई क्या हो गई, लीडिंग हो गई, बस यही तो बात है। मैं कह दूं वी आगे है और आई पीछे है, आई क्या है, पीछे है, तो इनमें से लीडिंग और लीडिंग का क्या चक्कर है बताइए। ठीक है, तो एक तो आगे एक पीछे होगी, तो वी क्या है इसके अंदर, तो वी कहोगे जी वी आगे है यानी अग्रगामी है, बस इससे सिंपल और क्या होगा, यानी अग्रगामी है। और मैं कह दूं आई, आई क्या है इसमें, तो आप कहोगे जी पीछे है। इस डायग्राम को मत देखना इसके साथ, तो पश्चगामी हो गया, पश्चगामी हो गया, ठीक है ना। तो आगे पीछे का ही तो लफड़ा है, उसे हम लेगिंग या लीडिंग कहते हैं। दो राशियां एक साथ ट्रेवल कर रही है, ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, यानी एक पीछे एक आगे है, आगे है उसको अग्रगामी कहेंगे, पीछे उसको पश्चगामी कहेंगे। यानी इस डायग्राम को देखा जाए, इस डायग्राम को देखा जाए, छोटा डायग्राम बनाते हैं ना, ज्यादा बड़ा डायग्राम ठीक नहीं होता, शायद के लिए हानिकारक है। ये बना लिया, चलो ये बना लिया, ठीक है ना। ये बना लिया, आप दोनों में बता देना। ये बना लिया, ठीक है। ये वी है और ये आई है। इस डायग्राम के अनुसार वी क्या है और इस डायग्राम के अनुसार आई क्या है, ठीक है। तो आप कहोगे जी वी तो 0 पे है और आई कितने पे, तब 90 पे पहुंच गई मान लो। वी 180 पे था, तब आई कितने पे पहुंच गया, 270 पे पहुंच गया। यानी वी 360 पे था, तो ये 450 पे पहुंच गई। यानी ये आई जो है, यानी ये वी है और ये क्या है, आई है। तो दोनों में से लेगिंग लीडिंग कौन है इस डायग्राम के अनुसार, तो आप कहोगे जी पीछे कौन है, पीछे तो देखो तो वी, वी क्या है किस, वी क्या है, पीछे है, और आई क्या है, आगे है। तो आई को हमने क्या कह दिया, पीछे को पश्चगामी, यानी लेगिंग कर रही, लेग कर रही है, और ये क्या है, आगे यानी लीडिंग है, यानी अग्रगामी है, अग्रगामी है, ठीक है, अग्रगामी है। तो इस डायग्राम के अनुसार वी आई ये हो गया। मैं मान लो ये डायग्राम बनाता हूँ, ये बना दिया आपके लिए, ये बना दिया, ठीक है। आपको लीड और लेगिंग पूछे, क्योंकि ये संध्या रितर वगैरह जो प्रीपद पढ़ेंगे हम, तो उसके अंदर आपको दिक्कत आ जाएगी, वहां लेगिंग कहूंगा कभी लीडिंग कहूंगा, आप कहोगे पता ही नहीं हमें। ये बना दी एक राशि, दूसरी राशि बना दी मैंने ये, ठीक है। दूसरी राशि बना दी मैंने ये, ठीक है। ये लिख दिया मैंने आई और ये लिख दिया मैंने वी। यहाँ पे ये क्या आई है, यहाँ पे ये क्या वी है, यानी व्हाइट वाली वी है, आई है, तो इसमें आई क्या है और वी क्या है। तो आप कहोगे जी आई क्या है, वी क्या है, तो आई पीछे है, वी आगे है, वी क्या है, आगे है, और आई क्या है, पीछे है। तो इसके अंदर कौन लीड कर रहा है और कौन है पीछे रह रहा है, तो आगे तो जा रही है आपकी वोल्ट, पीछे, यानी आई क्या है इसमें, पश्चगामी है, और वी क्या है इसमें, अग्रगामी है, यानी अग्रगामी, यानी क्या कर रही है, लीड कर रही है। यानी लीडिंग कौन सी है दोनों में से, तो लीडिंग वोल्ट है, और लेगिंग कौन सी है, तो आई है। यानी दोनों जब एक साथ ट्रेवल करती है, कोई आगे पीछे रह जाए, जो आगे चली जाए उसे हम क्या कहते हैं, आगे चली जाए उसे हम लीडिंग कहते हैं, और पीछे रह जाए उसे लेगिंग कहते हैं। नॉर्मल सी बातें थी, आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। तो लेगिंग लीडिंग वगैरह आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। हमारे तो कंठ सूख जाते हैं जी, आपके, आपका गला नहीं सूखता क्या, हम कौन होते हैं भैया, गला सूखे तो हम किसको बताएंगे।
ठीक है। क्या किया। 1 घंटे की क्लास हो गई। आपके रिक्वेस्ट के अनुसार ज़्यादा मत बनाया करो सर, थोड़ा बहुत और भी पढ़ना होता है, क्वेश्चन भी करने हैं, रिवीजन भी करना है, नोट्स भी बनाते होते हैं। 1 घंटे में भी 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। तो हमने आज जो पढ़ा वो ये चीज़ें पढ़ी, छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है। पीक वैल्यू क्या है उसके बारे में, एवरेज वैल्यू के बारे में, पीक फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या होता है अनुपात, होता है किस प्रकार का अनुपात होता है। ठीक है ना। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एक बार दोबारा रिवीजन ले लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे आपको क्योंकि पढ़ना ही आपको, मैं रिवीजन करवा देता हूं क्योंकि आपको पढ़ना है। आरएमएस मान का औसत मान का अनुपात जो है वो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। यानी आरएमएस मान बटे औसत मान, इसको इस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। पाई बटे अंडर रूट 2 से भाग करेंगे, 2 अंडर रूट 2 से, तो इसको ऐसे, इसको थोड़ा और भी हल करना चाहो तो आप ऐसे भी हल कर सकते हो। ये क्या है, पाई है जी, ये अंडर रूट 2 है जी। ठीक है ना। अगर हम दोनों ऊपर नीचे एक से ही भाग दे देते हैं, एक से ही गुणा कर देते हैं तो बात बराबर आ जाएगी जी। यानी पाई जो है गुणा में क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया जी। अंडर रूट 2 को इसको इससे करेंगे, अंडर रूट 2 2 हो जाएगा जी, गुणा 2 हो जाएगा जी। यानी 22/7 हो जाएगा जी। गुणा में अंडर रूट 2 है, बटे में 4 हो जाएगा जी। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये तो लंबा हो गया जी, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है ना। तो सोल्व कर सकते हैं, मैं तो ये बता रहा हूँ यार, मैथ की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, इस प्रकार से। ठीक है। तो जो आपका गुणांक क्या होता है वो 1.11 होता है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, किस तरीके से, इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद फेज जो होता है, फेज क्या होता है, तो फेज इन फेज आउट फेज होता है। यानी इन फेज का मतलब होता है अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री का अंतर है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं। दोनों राशियों के वोल्टेज और करंट के बीच में अगर एक समय पे वो एक साथ अधिकतम मान पे जाती है, एक समय पे एक साथ वो न्यूनतम मान पे जाती है, तो ऐसी राशि जो होती है उस वेब को हम क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं। आउट फेज यानी जब दो राशियां आगे पीछे चलती है तो उसे आउट फेज कहते हैं। आउट फेज के अंदर राशियां क्या होती है, एक लीड करती है, एक को लैग करती है। आउट फेज में क्या है, लैग और लीडिंग पढ़ते हैं। अगर 90 डिग्री का है आउट फेज में तो हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेचर राशि कहते हैं। 180 डिग्री का है तो हम इंटरफेज, एंटी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी फेज। लैग का और लीडिंग का मतलब ये भी, एक पीछे है एक आगे है, आगे उसको अग्रगामी, पीछे है वो पश्चगामी। वोल्टेज आगे है तो वोल्टेज अग्रगामी हो जाती है और दूसरी राशि अपने आप पश्चगामी हो जाएगी। अगर वो कहते हैं करंट अग्रगामी है तो क्या होगा, पश्चगामी, तो वोल्टेज पश्चगामी होगी। दो राशियां जो एसी के अंदर हम बार बार जिनका हम जिक्र करते हैं। यही था किस प्रकार से डायग्राम के द्वारा हमने अग्रगामी पश्चगामी सबको पढ़ा। कोई दिक्कत है नहीं, आपको कोई परेशानी है नहीं, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहोगे, सरकारी नौकरी आपके कदम चूमेगी। क्योंकि आपको नौकरी के पीछे की भागने की जरूरत नहीं है, नौकरी अपने आप आपके पीछे आएगी क्योंकि आप इतने मेहनती हो, प्यारे हो, सुंदर हो, सुशील हो, इंटेलिजेंट हो। ठीक है ना। गोल्जियस हो, ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो, सारे गुण आपके अंदर है। ठीक है ना। सारे गुण आपके अंदर है और आप निखर के आओगे जिस तरीके से, मान लो एक कांटों से, कांटों के बीच में गुलाब निकलता है ना और कितना सुंदर लगता है। अब तो रोज डे, ठीक है ना, रोज डे, टेडी डे, ये डे, वो डे, वैलेंटाइन डे, फलाना डे, दिगड़ा डे, सारे हो रहे हैं। तो ये कैलेंडर है, उसके चक्करों में मत पड़ो भाई, आप पढ़ लो बस। पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, चने खाते रहिए, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी को की रेल बनाते रहिए। ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही। भगवान आपका भला करे, जल्दी जल्द आपको सरकारी नौकरी मिले और 2023 के अंदर आपको आपका सपना पूरा होना जरूरी है, तय है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो। भगवान आपका जरूर भला करेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लव यू टू ऑल।